तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपकी कॉमर्स के अंदर लेखा शास्त्र फर्स्ट पार्ट जो लगता है कॉमर्स के अंदर 11th क्लास के अंदर जो लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी लगती है उसका फर्स्ट चैप्टर हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को मैं डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ हम पढ़ते चलेंगे कि आगे जो जो क्वेश्चंस आएंगे हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जो पॉइंट्स है आपको नोट करने वो साथ साथ में नोट करेंगे क्योंकि आगे जो आएगा, ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो इनके ऊपर ही बेस होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं लेखांकन के अर्थ पे आता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। देखो ये जो चीज़ें हैं ऊपर आप पढ़ लेना जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं, पहली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट आपके लिए वो क्या है, लेखांकन का अर्थ क्या है। सीधी सी बात है। और लेखांकन का अर्थ जो है ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति देता है और हम उसको मान लेते हैं। जो स्पेसिफिक जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वही आपको क्या देती है, मीनिंग देती है। जैसे वर्ष 1939 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है जो सीए को हायर करती है, उन्होंने क्या परिभाषा दी कि लेखांकन का संबंध उन लेन देन घटनाओं जो पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या वित्तीय प्रकृति की होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला को कहा गया है। तो बेसिकली पहली जो लेखांकन की परिभाषा होगी वो आपको ये याद करनी है कि जो अमेरिकन 1941 में जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उन्होंने बोला है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देन की घटनाओं से जो पूर्ण रूप से क्या हो, पूर्ण रूप या आंशिक रूप से किस प्रकार की प्रकृति का हो, वित्तीय प्रकृति यानी फाइनेंशियल होना चाहिए, वित्तीय प्रकृति। ठीक है, वित्तीय प्रकृति से मतलब क्या है, जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे बोलेंगे, वित्तीय प्रकृति के बोलेंगे। ठीक है, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने यानी उसको रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत यानी क्लासिफाई करने, संक्षेप में व्यक्त करने यानी उसका एनालाइज करने के लिए जो कला है उसको हम क्या बोलते हैं, लेखांकन बोलते हैं। ठीक है, आगे वर्ष 1966 में जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है उसने भी लेखांकन की एक परिभाषा दी। वो क्या है, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और उसको संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर क्या है, सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यानी ट्रिपल ए यानी आपका अमेरिकन अकाउंटिंग, देखो वो 1941 में आया था, जो क्या था, IACPA। और ये जो है यार ट्रिपल ए, ये कब आया है, 1966 के अंदर। 1966 के अंदर उन्होंने बोला कि जो लेखांकन की आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त क्या ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो परिभाषाएं यहाँ पे मिल गई जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उस चीज को आप नोट कर लेना। आगे देखो, लेखांकन प्रक्रिया बेसिकली इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की लेखांकन प्रक्रिया है। यानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, देखो इसको रीड कैसे करना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया लेखांकन प्रक्रिया, ये यहाँ से क्या होगी, उनको लेखांकन की सूचनाओं का संप्रेषण होगा। ठीक है, अब ये जो सूचनाओं का संप्रेषण हुआ कहाँ पे जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता। अब आंतरिक कौन है, आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है और बाह्य उपयोगकर्ता कौन है। आंतरिक उपयोगकर्ता वे है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिनके पास शेयर्स है इस कंपनी के। और जो बाह्य उपयोगकर्ता कौन है, जो जिन लोगों ने लोन दे रखा है, जिन लोगों ने लोन दे रखा है वो लोग क्या है, बाह्य उपयोगकर्ता। फिर इनके ऊपर क्या है, आर्थिक घटनाएं, और फिर से वापस ये प्रोसेस हो जाती है। लेखांकन निर्णय करता हूँ आर्थिक क्रियाओं एवं उनके जो निर्णय है उनके परिणामों से जोड़ता है, यानी जो हमारे परिणाम होते हैं उनसे हम क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम दिख गया होगा, जो कि आपको अगर आपसे पूछे तो आपको क्या है, बना के आना है इसको एग्जाम के अंदर। आगे क्या बोला है, 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने, जो AICPA ने कहा कि लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है,
आर्थिक इकाइयों के संबंध में गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध करवाना, जो प्रमुख रूप से किस प्रकार की होनी चाहिए, वित्तीय प्रकृति की होनी चाहिए और निर्णय लेने में उपयोगी होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीजें बोली गई आपसे 1970 के अंदर। तो 1941, 1966 और 1970 में जो अमेरिकन बोर्ड है उन्होंने ये निम्नलिखित परिभाषाएं हमें किसके लिए दी है, अकाउंट्स के लिए दी है। अब हमारा आता है कि उपरोक्त विवरण के आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार परिभाषित किया गया है लेखांकन को कि उसको हम निम्न जो पहलू हैं उनको अंदर बांट सकते हैं, उनके अंदर माप सकते हैं। जैसे आर्थिक घटनाएं क्या होगी, फाइनेंशियल इक्विटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इनके अंदर फिर पहचान करना, यानी जो फाइनेंशियल लेके हैं उनकी पहचान करना, उनका मापन करना, उनका रिकॉर्ड करना और उनकी सूचनाएं बना के सेंड करना, है ना। संगठन सूचनाओं से संबंधित उपयोगकर्ता, ये तो जो है इनके पहलुओं को समझना होगा अगर आप अकाउंटिंग समझना चाहते हो। तो ये बॉक्स 1 के अंदर लेखांकन का इतिहास दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। लेखांकन का इतिहास बेसिकली आपको जो एग्जाम से है उसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। जैसे लेखांकन की जो अद्भुत परंपरा है वो उसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। लेखांकन की जो पहली बार जो कोशिश है वो क्या है, ईसा के 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया के इजिप्ट में बो दिए गए थे। तो इस प्रकार का जो ये स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कैसी है इनकी, तो वो चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे जो हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट की दृष्टि से होगा वो चीजें मैं आपको पढ़ता चलूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक घटनाओं की। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मैंने बताया कि कुछ पहलुओं को समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप अकाउंटिंग समझना चाहते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, कि कौन कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो सकती है। वेबसाइट जो देखो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का सीधा सा रूल यही है कि जिसके अंदर हम मुद्रा में माप सकते हैं उसको हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है, ग्राहक का माल का विक्रय करना, यानी माल जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा में मापन कर सकते हैं। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ता से माल क्रय करना, मकान मालिक को मकान किराए का भुगतान करना, यानी ये सारी क्या है, वित्तीय घटनाएं हैं, आर्थिक घटनाएं हैं, जिससे हमारा जो है लेन देन होता है। किसी घटना में, संगठन में अगर बाहर के व्यक्ति के बीच में जो लेन देन हुआ है उसे हम बाह्य घटना कर लेंगे, और जो अंदर लेन देन हुआ है उसको हम आंतरिक घटना बोलेंगे। ठीक है, और आर्थिक घटनाओं का तात्पर्य यही है कि ऐसे आर्थिक लेन देन होने चाहिए जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। भाई ऐसे ऐसे बोला कि हाँ वो मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छे लगने का मतलब ये थोड़ी है कि हम मुद्रा में माप सकते हैं। वो मुझे अच्छा लगता है, इसको हम मुद्रा में माप सकते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन आपको बोला कि वो मुझसे 500 रुपए की चीज खरीदता है, तो 5 रुपए की चीज खरीदी तो आपको पता चल गया कि इस ट्रांजेक्शन को मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हो कि 5 रुपए की चीज खरीदी। ठीक है, सीधी सी बात यही। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पहचान करना, मापन करना, लेखा जोखा एवं संप्रेषण करना। अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूं एक एक पॉइंट जो क्या है। मापन करना, पहली चीज देखिए आपने, मापन करना या पहचान करना, यानी पहचान करना, किसकी पहचान करोगे। पहली चीज, जो भी लेन देन हुए, जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो आपके पास अवेलेबल है, उनके अंदर आप पहचान करोगे कि फाइनेंशियल कौन कौन से हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कौन कौन से हैं जिसका आप मुद्रा में मापन कर सकते हो, तो उनको आप क्या करोगे, एक अलग से लिखोगे। यानी ये क्या हो गया आपका पहचान करना। फिर उसके बाद क्या है, मापन करना। अब आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो आपको पता चल गया कि वित्तीय प्रकृति के हैं, उनके बाद उनका आप क्या करोगे, मापन करोगे। मापन कैसे करोगे, मापन का आधार हमारे पास जो है इंडियन करेंसी है। इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज है। तो इंडियन करेंसी के अंदर, रुपया या पैसों के अंदर हमें क्या करना है, इनका मापन करना है। भाई कोई भी वस्तु खरीदी, आपको पता चला कि कुछ व्यवहार आपके पास है, उनमें से आपको पहचान करनी है कि कौन कौन से जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपको पता चला कि कुछ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें से आपको क्या करना है, फिर मापन करना है। मापन किस प्रकार करोगे कि मापन जो है उस मुद्रा में होना चाहिए जो जिस मुद्रा के अंदर हम लेखांकन कर रहे हैं, यानी इंडियन करेंसी के अंदर हम उनको मापन करें। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आएगा, मापन के बाद हमारे पास आता है लेखा जोखा करना। भाई मापन आपने कर लिया, उसके बाद आता है अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब है रिकॉर्ड करना।
क्या करना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे करोगे, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी, आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन आपको मिले, भाई पहले चीज कोई ये कोई कंपनी थी और इसने मुझे ऐसे ऐसे करके बहुत सारा डेटा दिया, आपसे बोला कि इनका लेखांकन करो, तो मैंने पहले कुछ चीजें की कि मैंने इनको देखा कि इनमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, जो फाइनेंशियल है उसको भी मैं लिख सकता हूँ भाई, जैसे कोई प्रेम है, कोई ऐसी चीजें इंटेलिजेंस है, इनको हम नहीं लिख सकते, इनको मुद्रा में नहीं माप सकते, तो मैंने पहले इसमें से कुछ निकाला कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर मैंने इसका मापन किया कि कितने रुपए में कितने को लिखना है ना, मापन करने के बाद आपसे बोला गया कि इनका लेखा जोखा कर दो। अब मैं बात करता हूँ लेखा जोखा करने की, तो मेरे पास अलग अलग बुक्स होती हैं हर टाइप की, और उसके अंदर मैं लेखा जोखा करता हूँ, यानी सारे वित्तीय के लिए हमारे पास अलग अलग से बुक होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, तिथिवार तरीके से, यानी डेट वाइज हम उनको क्या है सेट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। अब बात आई कि मैंने डेटा लिख दिया, सब कुछ कर लिया, लेखा जोखा करना यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको आपने लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट्स है उनके अंदर लिख दिया। अब बात आई संप्रेषण की। संप्रेषण क्या है, आपने जो फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट बनाओगे, यानी आपने जो फाइनल अकाउंट बनाए, भाई आपको पता चल गया कि इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना पता चल गया लेखा जोखा करने पे, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है आप किसके पास भेजोगे, जो कंपनी के जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इनके अंदर दो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कंपनी का जो है देखभाल करते हैं। एक तो होता है प्रबंधक जो कंपनी के अंदर वाला होता है, और दूसरा होता है उपयोगकर्ता, भाई ये जिनसे हम क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। अब सबको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे लोन लिया, जैसे मैंने आपसे लोन लिया तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो व्यापार है वो प्रॉफिट के अंदर चल रहा है या लॉस के अंदर चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, इसलिए आप बोलोगे कि मुझे भी रिपोर्ट दिखाओ, और मैं अगर मतलब मैंने पैसा लगाया मेरी कंपनी के अंदर, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी कैसी चल रही है। तो ये संप्रेषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, लेखपाल की योग्यता होती है कि वो किस प्रकार भेज सकता है ना, अच्छी से अच्छी रिपोर्ट बना के भी भेज सकता है और बुरी से बुरी रिपोर्ट बना के भी भेज सकता है। तो भेजने के ऊपर ही आपके जो है कंपनी के जो आगे के जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, डिसीजन जो होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेषताएं बता रहा हूँ मैं, इसके जो मेन पॉइंट है वो आप नोट करते चलना, बाकी आप जो मैं बोल रहा हूँ वो उस पर ध्यान करना, जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है बेसिकली वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन, संगठन से अभिप्राय क्या है, व्यवसायिक उद्यम जिनका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो अथवा नहीं भी हो। एनजीओ जैसे लोग होते हैं, जैसे एनजीओ क्या होता है भाई, नॉट प्रॉफिटेबल होता है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं भागते हैं ना, और जो ऐसे संगठन जो प्रॉफिट के लिए कमाते रहते हैं उनको हम एनजीओ नहीं बोलते, वो क्या होते हैं, व्यवसायिक उद्यम होते हैं। क्रियाओं के कार्य में व्यवसाय के परिचालन के स्तर पर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर एक इंसान व्यापार कर रहा है, एक सिंगल इंसान व्यापार कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअली क्या कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। अगर मैंने बोला कि एक से दो लोग आपस में मिलकर व्यापार कर रहे हैं, एक या दो से अधिक लोग, तो वो क्या होगी, पार्टनरशिप होगी, क्या होगी, पार्टनरशिप होगी। या फिर कोई सहकारी समिति हो सकती है, कोऑपरेटिव जो संस्थाएं चलती है, स्थानीय कंपनी हो सकती है, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, अथवा ये सारी चीजें किस में आती है, फिर ये जो है संगठन के अंदर आती है, जो हम पढ़ते हैं। जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति आपका इंडिविजुअल होता है, दो से ज्यादा व्यक्ति साझेदारी फर्म खोल सकते हैं, सहकारी समिति खोल सकते हैं, कंपनी भी खोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि संगठन क्या क्या संगठन है आपके पास। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे ये जो बीच की जो बॉक्स वाली चीजें हैं वो आप पढ़ लेना, मेरे हिसाब से मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता, लेखांकन का जो संबंध है व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं के संप्रेषण से भी है। इसे व्यवसाय की भाषा ही कहा जाता है, व्यवसाय की क्या कहा जाता है, भाषा ही कहा जाता है। नेक उपयोगकर्ता क्या करते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमेशा वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि उनसे पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। अब उपयोगकर्ता को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आंतरिक होते हैं, एक बाह्य, जो मैं बता चुका हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। मुख्य कार्य आंतरिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य कार्य वित्तीय पदाधिकारी, उप प्रधान, व्यवसायिक प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक, जितने भी प्रबंधक का जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो क्या आते हैं, आंतरिक के अंदर आते हैं।
बाह्य के अंदर बात करें तो जो वर्तमान एवं भावी निवेशक है, जो निवेश करना चाहते हैं आपके जो आपके बिजनेस पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके अंदर आता है एक, या फिर जिन्होंने आपको उधार दे रखा है, जैसे लेनदार हो गया, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं जिससे आप ऋण ले सकते हो, उनको भी जानना जरूरी होता है कि ये प्रॉफिट के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये होते हैं सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता। इनके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको जो चीजें आपको पता होनी चाहिए भी, इच्छुक उपयोगकर्ता क्या होते हैं और उपयोगकर्ता कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, जो चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में कैसे होता है। ठीक है, तो सूचना के स्रोत के ऊपर मैं बताऊं तो आपको मैंने ऊपर एक डायग्राम करवाया था, उसी प्रकार सूचनाएं चलती है। फिर भी हम बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं। आर्थिक निर्णय लेने के लिए क्या हो, सूचना उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरणों के को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर क्या करना, निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, समय एवं अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाकर मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचना भी उपलब्ध करवाना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए जो प्रबंधकों की योग्यता की जांच है उसकी सूचना होनी चाहिए। ऐसे व्यवसाय जिनकी व्याख्या मूल्यांकन पूर्वानुमान या आंकलन द्वारा की जाती है, उनके निहित सफल संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक सूचना प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि उनको जो निर्णय लेने में है वो क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। आगे ये करके देखिए, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप भरोगे, कोशिश करोगे इनको फिल करने की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, जो क्वालिटिव स्पेसिफिकेशन है इनके अंदर, लेखांकन के अंदर, वो चीजें हम बात करें। विश्वसनीयता, पहली चीज आई विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है कि उपयोगकर्ता सूचना पर निर्भर रह सके, क्या कर सके, विश्वसनीयता का अर्थ है कि जो उपयोगकर्ता सूचना मिल रही है उनके क्या हो रहे सके, निर्भर रह सके। इसलिए लेखांकन की सूचनाएं विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, जो कि घटनाएं, लेन देन और उनका मापन एवं प्रस्तुतिकरण के बीच क्या है, किसी प्रकार का अंतर संबंध हो। ठीक है, विश्वसनीय सूचना क्या हो, अनावश्यक अशुद्धि, व्यक्ति आग्रह से मुक्त होनी चाहिए, एकदम शुद्ध और साफ होनी चाहिए। ऐसी विश्वसनीय रूप से वही दर्शाना चाहिए जो क्या हो, एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना विश्वास के योग्य होनी चाहिए, जिसकी जांच स्वतंत्र रूप से उन दोनों पक्षों से की जानी चाहिए जो समान मापन की समान विधि का उपयोग कर रहे हो, जो निष्पक्ष एवं समर्पित हो। कैसे बोला, ये लाइन आप पढ़ो कि विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता का मतलब है कि अगर आपने जो डेटा दिया वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एक चीज है कि दो सेम बिजनेस चल रहे हैं और एक के अंदर 5,000 का प्रॉफिट हुआ और एक के अंदर 5 लाख का, तो भाई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा भी नहीं, दो इक्वल व्यापार चल रहे हैं, ठीक है, दोनों की इक्वल सारी चीजें हैं, तो फिर भी आपका 5 से 5.5, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक बढ़ सकता है आपका। लेकिन अगर आप बोलो कि एक के अंदर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है और एक के अंदर 5 लाख का, तो मुझे बताओ ये क्या एक्सपेक्टेबल होगा क्या? भाई अपेक्षित नहीं है ना, क्योंकि क्या लग रहा है, डायरेक्टली फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि क्या है, दोनों के अंदर गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गैप है। लेखांकन की शाखाएं दी हुई है बॉक्स 3 के अंदर, आप पढ़ लेना। वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। मैं डायरेक्टली बताता हूँ, वित्तीय लेखांकन के अंदर सिर्फ आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए। लागत लेखांकन के अंदर आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हो, जो कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल करते हो और कॉस्ट का लेखांकन करते हो कि प्रति इकाई यूनिट आपके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। प्रबंधन लेखांकन का मतलब है कि जो प्रबंधक नीतियां होती है उनके द्वारा, प्रबंधक द्वारा जो विवेकपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं उनका आप क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। सीधे सबको समझ में आ गया। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, बात करते हैं हम प्रासंगिकता, ये रहा प्रासंगिकता। सूचना तभी प्रासंगिक होगी जब क्या हो, समय पर उपलब्ध हो, पूर्वानुमान लगाने पर प्रत्युत्तर देने में होगी। सूचना की प्रासंगिकता के लिए इसे उपयोगकर्ताओं के निर्णयों के निम्न द्वारा प्रभावित करना क्या है, अनिवार्य है। क्या क्या पॉइंट्स है वो आप देख लो। पहली चीज, भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं का परिणामों का पूर्वानुमान लगाना एवं उनका जो है प्रत्युत्तर देने में सहायक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा उनमें संशोधन करना।
संशोधन होना चाहिए। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम को देखो कैसे पढ़ना है। यहाँ पे आपको दे रखा है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। उसमें से पहली आई है निर्णायक, यानी जो लेखांकन जो सूचना का उपयोग करता है, वो निर्णय जो लेता है उसके अंदर सुबोधता, निर्णय की क्या हो, उपयोगिता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें आपके पास बढ़ती है जो मैंने आपको पढ़ाई। क्या पहली चीज आती है विश्वसनीयता। ठीक है। अब विश्वसनीयता दो प्रकार की होती है, एक तो प्रमाणित करने योग्य और एक विश्वसनीयता। एक भी विश्वास किया जा सकता है और एक जो है प्रमाणित करनी पड़ती है। और तीसरा जो है वो है क्या है, निष्पक्षता। प्रासंगिकता के अंदर क्या होता है, एक तो समर्पण योग्य मूल्य होना चाहिए, एक प्रत्युत्तर मूल्य होना चाहिए, एक क्या उसमें अनुकूलता होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, निर्णय की उपयोगिता के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बोधगम्यता, तुल्यता और ये 40 जो आपकी विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद लेखांकन के उद्देश्य और बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको 1 बाय 1 करके सोल्व करवाऊंगा। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।